हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा सिंह। कहानी श्रृंखला में आज हम सुनेंगे नीलेश मिश्रा जी की कहानी, जो कि अनुलता राज नायर द्वारा लिखी गई है। सूखी हुई पंखुड़ियाँ। तो आइए सुनते हैं। इश्क किस चिड़िया का नाम है, ये तो सही वक्त आने पर सबको खुद ब खुद पता लग जाता है। बचपन के पार होते ही भीतर चुपके से कुछ रसायन सक्रिय होते हैं और मन में प्रेम हिलोर लेने लगता है। और ये रोग तब आक्रमण करता है जब आप एकदम निहत्थे होते हैं, बस अनजाने ही दिल आ जाता है इस लाइलाज रोग की गिरफ्त में। हल्का हल्का सुरूर, मीठा मीठा दर्द और एक अजीब सी खुमारी, ये हैं इस रोग के लक्षण। इश्क के रोग की बारीकियों को समझाने वाला मैं कोई डॉक्टर नहीं, बल्कि खुद एक मरीज हूँ। मैं कब और कैसे इस रोग की चपेट में आया और इसने मेरी सुस्त रफ्तार जिंदगी में क्या क्या गुल खिलाए, उसका हर किस्सा मुझे मुंह जुबानी याद है। तब मैं 12वीं कक्षा में था और ये बरस हमारे कैरियर की सबसे ज़रूरी सीढ़ी था, और इसलिए क्लास का हर लड़का पूरे जोरों से पढ़ाई में लगा हुआ था। लड़कियों की तो बात ही और थी, वे तो आदतन पढ़ाकू और सिंसियर होती ही हैं। फिर बोर्ड की परीक्षाओं का खौफ उन्हें लड़कों से कहीं ज़्यादा था, यानी सब के सब पढ़ाई में डूबे थे। टीचर्स भी हर बच्चे पर अलग से ध्यान दे रहे थे और खूब मेहनत कर रहे थे। आखिर स्कूल के रिजल्ट का सवाल था। सत्र की शुरुआत से ही सबको समझा दिया गया था कि जिंदगी में कुछ बनना है, कोई मकाम हासिल करना है तो यही एक साल है। जी भर के मेहनत कर लो। और सभी छात्र छात्राओं ने अपने माँ बाप और टीचर्स की ये बातें गांठ बांध ली थी। अगर मैं एक अपवाद साबित हुआ था। मैं अपने भविष्य को दांव पर लगाकर इश्क का जुनून पाले हुए था। मैं दीवाना हो गया था किसी का। लड़कपन का इश्क बड़ा बिकट होता है। इसमें या तो लड़के हद से ज़्यादा सुधर जाते हैं और किताबी कीड़ा बनकर लड़की की गुड बुक्स में शामिल रहना चाहते हैं, या फिर वे बिल्कुल निठल्ले हो जाते हैं जिन्हें खुली आंखों से सपने देखने के सिवा कुछ नहीं भाता। मैं इस दूसरी कैटेगरी में आता था, यानी मुझे पढ़ाई से कोई वास्ता न रहा था। मैं तो बस उसकी एक झलक पाने के लिए ही स्कूल आता था। हेयर जेल लगा लगा कर अपने बाल संवारते, कपड़ों में इस्त्री करते और किस्म के इत्र फुलैल छिड़काते हुए मुझे घर पर ही इतनी देर हो जाती कि कई बार मैं अपना बस्ता ही घर भूल आता। क्लास में मैं ऐसी जगह हड़पने की कोशिश करता जहाँ से मुझे उसकी सूरत दिखाई पड़ती रहे। कसी हुई चोटियों में गुथे हुए कलम्बे काले बाल, जिन्हें वो हर रोज अलग अलग रंग के फूलों वाले रबर बैंड से सजा कर आती थी। उसकी बारीक काजल से सजी बड़ी बड़ी आंखें हमेशा पानी से तर रहती थी, जैसे अब बरसी की तब। होठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे मुलायम दिखाई पड़ते थे। सुबह की ओस के जैसी ताजगी भरी थी मेरी माशूका। आशना नाम था उसका। हंसती थी तो ऐसा लगता जैसे असरफियों की पोटली खुलकर बिखर गई हो फर्श पर। इश्क तो होना ही था। आशना यानी मेरी माशूका, जिससे मुझे एक तरफा मगर बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। अभी कुछ समय पहले ही स्कूल में आई थी। स्कूल के पहले दिन उसने जब हम सहमते हुए अपने फैंसी स्कूल बैग को सुरक्षा कवच की तरह सीने से लगाते हुए पहली बार क्लास में कदम रखा था, तभी उसकी सलोनी सूरत देखकर मेरे मन में कुछ गुदगुदी सी हुई थी। वो पहली नज़र का प्यार था, ये मैंने बाद में जाना। उसके क्लास में आते ही जैसे कमरे की आबो हवा ताज़ा हो गई थी। मेरे सिवा सब बारी बारी उसके पास जाकर अपना परिचय दे आए थे। मैं पता नहीं किस मौके की तलाश में चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा था। क्लास का हर लड़का मुस्तैदी से तैनात हो गया था उसकी मदद करने के लिए। सब अपनी अपनी कॉपियाँ उसको ये कहते हुए ज़बरदस्ती थमाए कि पिछले एक माह में जो भी मिस हुआ है उसको नोट कर लो और आराम से कर लेना, लौटाने की कोई जल्दी नहीं। मुझे अचानक याद आया था कि पिछले सप्ताह बुखार की वजह से मेरी जो पढ़ाई छूटी है वो अब तक रिकवर नहीं कर पाया हूँ। कोई अपनी कॉपी मुझे देने को तैयार ही नहीं था। आशना क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मैं साधारण सी शक्ल सूरत वाला, ज़रूरत से ज़्यादा पतला और लंबा लड़का था। इतना पतला कि मुझे आते जाते मोहल्ले पड़ोस के शुभचिंतक मुफ्त में वजन बढ़ाने और चर्बी चढ़ाने के नुस्खे बताते रहते।
मगर मैं अपना अक्स आईने में देखकर खुद को आनंद फिल्म का अमिताभ बच्चन समझा करता था। शायद इसी आत्मविश्वास की वजह से मैं आशना से इश्क करने की हिम्मत कर बैठा था। इश्क की हिम्मत थी इसलिए एक रोज़ मैंने एक हिमाकत भी कर डाली। स्कूल में आशना का कोई चौथा पांचवा दिन रहा होगा। मैंने एक कागज़ पर आई लव यू लिखा, उसको तोड़ मरोड़ कर एक बॉल बनाई और उसकी ओर उछाल दी। मगर मेरा वो प्रेम संदेश आशना तक पहुंचने की जगह क्लास के मॉनिटर के हाथ लग गया। उसने उस तुड़े मुड़े कागज़ को टेबल पर रखकर सीधा किया, उसमें लिखे वो 3 शब्द पढ़े और फिर मुझे घूर कर खा जाने वाली नज़रों से देखा। मैंने भी ढिठाई से मुंह फेर लिया। मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर और समझदार लड़की नहीं देखी थी। बहुत कम और जल तरंग की आवाज़ में बात करने वाली इस लड़की की ओर मैं खिंचा जा रहा था। धीरे धीरे मैं इश्क की रफ्त में इस कदर आता जा रहा था कि मुझे क्लास में किसी से कोई मतलब नहीं रहा था। यार दोस्त तो दूर, मुझे टीचर्स क्या पढ़ा रही है वो भी सुनाई नहीं देता। मुझे लगता पृथ्वी घूम रही है, मौसम बदल रहे हैं, वक्त गुजर रहा है, तो मुझे क्या। मेरे लिए तो आशना पृथ्वी थी और मैं उसका चांद बनने की तमन्ना अपने भीतर पाल रहा था। पहले टर्म के नतीजे आए। आशना क्लास में फर्स्ट आई थी और मेरे नंबर अब तक के सबसे बुरे नंबर थे। मुझे अपने फेल होने तक का गम नहीं हुआ था। अलबत्ता पिताजी ने गुस्से से मुझे सारा दिन कमरे में बंद रखा और माँ ने 4 दिन तक बात नहीं की। मगर मेरा एटीट्यूड वही रहा, मुझे क्या। आशना के इश्क में मैं बर्बाद हुआ जा रहा था। क्लास में सारा दिन उसको ताकते रहने के सिवा मैं और कुछ नहीं करता। मेरी आंखें उसको देखती रहती और उंगलियां कॉपी के खाली पन्नों में कुछ कूदती रहती। किस्म किस्म के एब्स्ट्रैक्ट डिजाइनों से भर गई थी मेरी कॉपियाँ। मुझे उसकी हर हरकत अच्छी लगती थी। उसका पेन पकड़ने का अंदाज, अटेंडेंस के दौरान उसका हड़बड़ाते हुए उठकर प्रेजेंट मैम कहना, किताब के पीछे चेहरा छिपाकर अपनी सहेलियों से बतियाना और बात बेबात मुंह दबाकर हंसना। मैं दीवाना था उसका। अपने से छोटे बच्चों की मदद करना, स्कूल के माली, चौकीदार, ड्राइवर सभी से पूरी तहजीब से बात करना जैसी लाखों क्वालिटीज भी थी उसमें। इश्क की इस दीवानगी की वजह से मेरा पढ़ने में जरा मन नहीं लगता। आशना को देखने से पहले मैं 12वीं पास करके एनआईडी में एडमिशन लेना चाहता था, जो मेरा बचपन का सपना था। मुझे देश का बेहतरीन डिजाइनर बनना था और ये लड़की मुझे लगातार आने वाले ए ग्रेड से बी, सी और डी की तरफ धकेल रही थी। मेरे सुनहरे कैरियर का बर्बाद होना तकरीबन तय था, पर मुझे मंजूर था। आशना से इश्क के एवज में मुझे कुछ भी खोना मंजूर था। अपने सपनों को टूटते देखना मंजूर था, क्योंकि डिजाइनर बनने से ज़्यादा सुनहरे ख्वाब मैं अब देखने लगा था। हालांकि अब मुझे लगता है कि आखिर एक कैरियर बनाने वाले दिन और पहली पहली मोहब्बत वाले दिन कमबख्त एक साथ क्यों आते हैं। कई दिनों तक एक तरफा इश्क पालने के बाद मुझे लगने लगा कि अब ये भी पता लगाना जरूरी है कि आखिर आशना के दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं। मोहब्बत न सही, जरा सा कोई नाजुक एहसास तो हो, जिसे भले ही वक्ती तौर पर वो दोस्ती का नाम दे रही हो, मगर ये पता लगता भी तो कैसे। आशना से सीधे बात करने की मेरी हिम्मत नहीं थी और वो मुझसे बात करती नहीं थी। हाँ, कभी कभार हमारी नज़रें मिल जाया करती थी और वो मुझे लगता जैसे वो होले से मुस्कुराई हो। हालांकि मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। हाँ, वो क्लास के मॉनिटर को देखकर अक्सर मुस्कुराती दिखाई दे जाती थी, मगर मैंने उस बात को संजीदगी से नहीं लिया। आशना और मेरी लाइफ स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो कार में आती थी और मैं भाई की रिजेक्ट की हुई सेकंड हैंड साइकिल पर। स्कूल से बाहर निकलते वक्त मैं साइकिल से उसकी कार का तब तक पीछा किया करता था जब तक कार मेरी नज़रों से ओझल न हो जाती या मेरी साइकिल की चैन न उतर जाती। मुझे पूरा यकीन था कि कार के रेयर व्यू मिरर में वो ज़रूर मुझे देखती होगी। मेरा यकीन उस रोज़ कुछ और पक्का हुआ जब एक बार स्कूल के बाहर हम टकराए। वो रोड के उस पार थी और मैं इस पार। चौराहे पर लगी बत्तियां हरी पीली लाल होती रहीं। ना वो इस पार आई, ना मैं उधर गया। ना उसने सड़क पार की, ना मैंने। मगर कितना कुछ चलता रहा था हम दोनों के बीच। उस रोज़ मैं पूरी रात सोया नहीं, बस अपने तसव्वुर में आशना और अपने इश्क के ख्याल को सींचता रहा। बीच बीच में पिताजी आकर देख जाते
और मेरी खुली आँख और उसके सामने खुली किताब देखकर निश्चिंत होकर चले जाते। इस इश्क ने मुझे पिताजी को धोखा देना भी सिखा दिया था। उन दिनों 15-16 साल की सभी लड़कियां मिल्स एंड बून्स जैसे रोमानी उपन्यास पढ़ा करती थी, मगर आशना के हाथ में हमेशा कोर्स की किताबें ही होती। वो अपने भविष्य को लेकर बहुत संजीदा थी। संजीदा तो मैं भी बहुत था, मगर सिर्फ उसकी और अपने रिश्ते को लेकर। स्कूल में रहता तो आशना के करीब होने का एहसास मुझे खुश रखता था। घर पहुंचते ही मेरी परेशानियां शुरू हो जाती। पिताजी अक्सर सवाल जवाब करने लगते। क्यों बरखुरदार, कैसी चल रही है पढ़ाई? कोई दिक्कत हो तो एक्स्ट्रा ट्यूशन ज्वाइन कर लो, पैसे का बंदोबस्त मैं कर लूँगा। मैं सर झुकाकर बैठा रहता। उनके जाने के कुछ देर बाद तक अपना ध्यान आशना से हटाकर किताबों में लगाने की कोशिश भी करता, मगर दिल कब उड़कर आशना के पास पहुंच जाता मुझे पता ही नहीं लगता। उन्हें दिनों एक और एग्जाम का रिजल्ट आया और मेरे ग्रेड और भी नीचे आ गए थे। मैं घबरा गया और इस बार तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मार्कशीट ले जाकर पिताजी को दिखाऊं। उस रोज़ मैंने मार्कशीट पर पिताजी के नकली हस्ताक्षर किए थे। जरा सी आत्मग्लानि भी हुई थी, थोड़ी शर्म भी आई, मगर एक बार फिर इश्क हावी हो गया था। ये इश्क मुझे बदलता जा रहा था। इस बार के वाहियात रिजल्ट के बाद मैंने ठान लिया कि अब तो आशना के मन की बात जाननी ही पड़ेगी, वरना यूं ही मैं बेवजह बर्बाद होता चला जाऊंगा और उसके दिल पर किसी और का कब्जा हो जाएगा। अचानक उस क्लास मॉनिटर की शक्ल मेरे जेहन में कौंध गई। उफ, इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठने लगता था। आशना के लिए अपनी मोहब्बत अब मुझे तकलीफ देने लगी थी। अब मुझे मरहम चाहिए था अपने लिए, उसकी मोहब्बत का मरहम। उस रोज़ मैं सुबह से ही आईने के सामने खड़े होकर खूब प्रैक्टिस करता रहा कि आशना से कैसे इजहार करूँगा अपनी मोहब्बत का और कैसे जानूँगा उसके दिल की बात। जहाँ तक मुझे याद है, उस दिन भी मैं स्कूल बैग ले जाना भूल गया था। क्लास खत्म होते ही सब लड़के लड़कियां सैलाब की तरह बाहर निकलते थे। मैंने अक्सर देखा था कि आशना सब्र के साथ अपने बेंच पर बैठी रहती थी और सबसे आखिर में निकलती थी। उस रोज़ मैं भी अपने बेंच पर बैठा रहा और सबके बाहर निकलते ही आशना के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो मुझे यूं अपने सामने इतने करीब देखकर बुरी तरह चौंक गई। उसके हाथ से किताब गिर गई और उसमें से सुर्ख लाल गुलाब की सूखी पंखुड़ियां भी निकलकर बिखर गई। मैं उसका चेहरा ताकने लगा। वो मुझे देख रही थी बिना पलके झपकाए, कुछ घबराई सी। किसी फिल्म सीन की तरह हम एक दूसरे को देख रहे थे। उसकी आंखें कुछ कहती सी लग रही थी। मुझे उसकी मोहब्बत का कुछ कुछ यकीन सा होने ही लगा था। तभी क्लास मॉनिटर यानी मेरे रकीब की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ आशना, जल्दी चलो। मेरा खून खोल उठा। मैंने चुपचाप पंखुड़ियाँ बीनकर उसके हवाले कर दी और बिना कुछ कहे सुने क्लास से बाहर निकल गया। मेरे रत जगे वाली रातों में एक और रात का इजाफा हो गया था। पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि आखिर उसे किसने दिया होगा वो गुलाब, जिसकी सूखी पंखुड़ियों को वो इस तरह सहेजे घूम रही है। मेरा दिल टूट गया था। मेरे इश्क का सफ़र अपनी मंजिल नहीं पा सका था। मुझे दुख भी हो रहा था कि मैंने इतनी देर क्यों लगाई अपनी मोहब्बत का इजहार करने में। मुझे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने आखिर मोहब्बत की ही क्यों। मुझे शर्म आ रही थी अपने ऊपर कि 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला मैं आखिर अपनी पढ़ाई को छोड़कर प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ा ही क्यों। मुझे हंसी भी आ रही थी अपने बचकाने इश्क पर। शायद इस एक नाकाम इश्क ने मुझ में समझदारी ला दी थी। खैर, वो चंद सूखी पंखुड़ियाँ मेरे डूबते कैरियर को तिनके का सहारा देकर बचा कर ले गई थी। कुछ दिन तक आशना याद आती रही, फिर धीरे धीरे मेरा उदास दिल और भटकता हुआ दिमाग अपने ट्रैक पर आ गए। मैं फिर कभी बिना स्कूल बैग के स्कूल नहीं गया। क्लास में आशना की उपस्थिति या अनुपस्थिति मुझे बेचैन भी नहीं करती थी। दरअसल उस वाक़ये के बाद मैंने उसकी ओर देखा ही नहीं। मेरा मन फिर से पढ़ाई में लगने लगा था। देर रात जब पापा मेरे कमरे में झांकते तो वो सचमुच पढ़ाई में डूबा हुआ पाते। मेरे सर पर हाथ फेरकर चले जाते। मेरे सर से इश्क का भूत उतर गया था और मैं मन ही मन आशना से इश्क की जगह पढ़ाई में कंपटीशन करने लगा था। मन बस इतना चाहता था कि फाइनल एग्जाम से मेरे नंबर उससे ज़्यादा आ जाएं। किसी और से गुलाब कबूल फरमाकर उसने अच्छा नहीं किया था।
स्कूल के आखिर 1.5 महीने बाकी थे। 11वीं क्लास के बच्चों ने मिलकर शानदार फेयरवेल का आयोजन किया। सभी दोस्तों ने औपचारिक विदाई ली। मैंने भी अपने गिने चुने दोस्तों की स्क्रैप बुक में कुछ संदेश लिखे, मगर मैं हैरान रह गया जब आशना भी अपनी गुलाबी रंग के फूलों वाली स्क्रैप बुक लेकर मेरे सामने आ गई। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर क्या लिखूं। तब मैं मात्र 18 साल का था। ज़्यादा शेर व शायरी की समझ नहीं थी, वरना लिख देता। अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाब में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। मैंने बस एक स्माइली बनाकर औपचारिकता पूरी कर दी। एग्ज़ाम्स के लिए 15-20 दिन बाकी थे। क्लासेज ख़त्म हो चुकी थी। मैंने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में डुबो लिया और खूब मेहनत करने लगा। मन के भटकने के लिए कोई कारण ही नहीं था, इसलिए जब नतीजा आया तो मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने स्कूल टॉप किया था। उस रोज़ हम सब स्कूल पहुँचे, एक दूसरे से रिजल्ट पूछते रहे। आशना का रिजल्ट बहुत बुरा आया था। वो मुश्किल पास हो पाई थी। उसका उदास चेहरा देखकर अचानक मेरी खुशी भी काफूर हो गई। न जाने क्यों उससे ज़्यादा नंबर पाकर मैं बिल्कुल खुश नहीं था। सभी टीचर्स भी हैरान थी कि आखिर के 3 महीनों में आशना के रिजल्ट में इतना उतार आया कैसे। मैं भी हैरान था। मैंने आशना की ओर देखा। उसकी पलकों के किनारे भीगे हुए थे। मेरा मन भी भीग गया। जिस इश्क से मैं खुद को अलग कर चुका था, वो मुझे फिर अपने शिकंजे में कस रहा था। मैं आशना का उदास चेहरा देख नहीं पा रहा था। मैं उसका रिजल्ट बदलना चाहता था। मैं उसका नाम टॉप पर देखना चाहता था। मैं उसके रिजल्ट से अपना रिजल्ट बदलना चाहता था। मन ही नहीं लगता था पढ़ने में, और तुम्हारा रिजल्ट इतना शानदार, पूछते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, आखिरी दिनों में बड़ा मन लगाकर पढ़ाई की थी। मैंने डरते डरते जवाब दिया, जैसे मन लगाकर पढ़ना कोई गुनाह हो। तुम्हारा मन पढ़ने में क्यों नहीं लगता था? मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया। उसने जवाब नहीं देकर एक सवाल किया। जिस दिन वो गुलाब की बिखरी पंखुड़ियाँ तुमने बीनकर मुझे दी थी, उस दिन तुम क्या कहना चाहते थे? वो पंखुड़ियाँ मैंने तुम्हें नहीं दी थी, वो तुम्हारी किताब से गिरी थी। मैंने मौका देखकर उल्हाना दे ही डाला। मैं उस कमबख्त सूखे गुलाब ने मेरी लव लाइफ चौपट कर दी थी। मेरी हिम्मत फिर बढ़ने लगी थी। हाँ, मगर तुम्हारा रिजल्ट तो सुधार दिया, उसने संजीदगी से कहा। पर तुम्हारा किसने बिगाड़ दिया? मैंने उसको फिर कुरेदा। उन्हीं पंखुड़ियों ने जिन्हें मैंने कब से तुम्हारे लिए सहेज रखा था। पर हाँ, मुझे अफसोस नहीं है, उसने धीरे से कहा। किस बात का? रिजल्ट बिगड़ने का? मैंने हैरानी से पूछा। नहीं, तुमसे कम मार्क्स लाने का। वो फिर से मुस्कुरा रही थी। उन सूखी पंखुड़ियों पर मेरा ही हक था। इस ख्याल से ही मेरा दिल जोरों से धड़क गया। मैं भी मुस्कुरा दिया। मुझे आशना से फिर इश्क हो चला था, और किस्मत से इस बार मेरा रिजल्ट, मेरा कैरियर दाव पर नहीं लगा था, और इश्क भी एक तरफा नहीं था। अभी आप सुन रहे थे नीलेश मिश्रा जी की कहानी, जो अनुलता राज नायर द्वारा लिखी गई थी।